नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डे में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। ठीक अशोक, इनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे, मतलब अशोक के पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार। ठीक है, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो हुआ 269 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। ये पूछ सकते हैं कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। और अशोक जो थे राज्याभिषेक होने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ के राज्यपाल थे? उज्जैन के। कहाँ के? उज्जैन। तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व, और अशोक राज्याभिषेक होने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? उज्जैन के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी अंडरलाइन हो रहा है अलग दूसरे कलर में है, वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देख, जैन अनुसूची के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। अब ये इसलिए है कि सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन पर अधिकार कर लिया, तो कहाँ से पता चलता है हमें? जैन अनुसूची के अनुसार। मतलब जैनियों में ये चली हुई आ रही है अनुसूची कि अशोक ने अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। कहाँ से पता चला? जैन अनुसूची। ठीक है, ठीक। अब एक है सिंघली अनुसूची। सिंघली अनुसूची के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। मतलब ये अलग अलग मत हैं। जैन अनुसूची के अनुसार अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध, और क्या नाम, सिंघली अनुसूची के अनुसार अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद शासन प्राप्त किया। ठीक। और है महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त कर लिया। बस ये थोड़ा जानकारी के लिए आपको क्या याद रखना है? जैन अनुसूची के अनुसार तो अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध, बिंदुसार के विरुद्ध। और तुम्हारा ये क्या था? सिंघली अनुसूची के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या के पश्चात सिंहासन प्राप्त किया। ठीक है, चलिए अब क्या है कि अशोक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, मगर वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी भी थे। वो कैसे चलता है पता हमें? क्योंकि देखो अशोक को उनके अभिलेखों में किस नाम से काफी सारे अभिलेख हैं जिनमें वो उनको देवना प्रियदर्शी, देवों का प्यारा। अब देवों का प्यारा, तो इससे हमें पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ब्राह्मण धर्म के भी अनुयायी थे। ठीक है, अशोक का नाम उल्लेख मास्की, ये मास्की है, ये मास्की है, मास्की, गुर्जरा, नेटूर तथा उदयगोलम अभिलेख में ही मिलता है। मतलब अशोक का नाम अशोक है, ये पता कहाँ से चलता है हमें? कहाँ कहाँ के अभिलेख है? मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अशोक नाम का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलम। ठीक है, चलिए। और क्या है? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमोली कहा गया। ये याद रखना है कि अशोकवर्धन कहाँ पे कहा गया अशोक को? हमारे जो पुराण है, पुराण कितने? 18 पुराण है ना, उनमें क्या कहा गया? अशोकवर्धन। और दीपवंश में क्या कहा गया है? करमोली। ठीक है, चलिए। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध शाक्य किसका नाम है? अशोक का नाम है। किसका नाम है? अशोक का। कहाँ पे पता चल, कहाँ पे कहा गया है बुद्ध शाक्य अशोक को? मास्की के लघु शिलालेख में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। एक तो बुद्ध शाक्य कहाँ पे कहा गया है? मास्की के लघु शिलालेख में। किसको कहा गया है? अशोक को। ठीक। अब ये देखो, जो सबसे पहले 1750 ईस्वी में टीफे थैलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया। मगर पता लगाया किसने अशोक के स्तंभ लेख का? टीफे थैलर ने, एक अंग्रेज थे। कौन सी ईस्वी में? 1750 ईस्वी में। और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पता किसने लगाया? टीफे थैलर। कब? 1750 में। और अभिलेख जो है अशोक के सबसे पहले किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए, अब एक कलिंग युद्ध सुना होगा आपने, कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक ने अपने राज्य, जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उसके 8वें वर्ष में ना लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। अब ये याद रखने की बात है, कौन से वर्ष में क्या ये पूछते हैं? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष और किस ईस्वी में? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। ये भी याद रखना, कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर पड़ता है तोसली? अब वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, अशोक, अब हमें पता कहाँ चलता है कलिंग युद्ध के बारे में? अशोक के 13वें अभिलेख से। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से चलती है पता? 13वें अभिलेख से। और कौन से वर्ष में क्या था? अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ पे पड़ता कलिंग? उड़ीसा के दक्षिणी भाग में। और कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली। अच्छा, अब कलिंग युद्ध जो हुआ था ये करना जरूरी था अशोक के लिए। उन्हें क्या लगा कि देखो
व्यापार करने के लिए दक्षिणी क्षेत्र से व्यापार करने के लिए जमीन और समुद्र दोनों मार्ग से अधिकार होना जरूरी था, दोनों मार्गों पर। तो उसके लिए अशोक ने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद उस पर अधिकार किया। ठीक है, तो ये मतलब व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने इस पर आक्रमण किया। मगर इस आक्रमण में, इस युद्ध के बाद लाखों लोगों की जान गई। ठीक है, बहुत सी औरतें विधवा हुई, बच्चे विलाप कर रहे हैं, औरतें विलाप कर रही हैं। उसको देखने के बाद अशोक का मन द्रवित हुआ, उन्हें लगा कि यार बहुत गलत हुआ। तब उनको लगा कि अब उन्होंने बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। बौद्ध धर्म उन्होंने कब अपनाया था, कलिंग युद्ध के बाद। उसको देखने के बाद उनका मन द्रवीभूत हुआ कि इतनी ज्यादा जान माल की हानि हुई, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और क्यों करा कलिंग युद्ध, उन्हें व्यापार संबंध स्थापित करने थे दक्षिण क्षेत्र से, तो इसलिए उन्होंने समुद्र मार्ग, अगर कलिंग एक स्वतंत्र राज्य होता तो वो संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। मगर आक्रमण करने के बाद उनको लगा कि इतना ज्यादा जान माल की हानि हुई, लगभग 1 लाख लोग मारे गए। ठीक है, उसके बाद बुद्ध ने क्या, उसने क्या नाम, अशोक ने क्या करा, बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, चलिए देखो, कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ठीक, और कई अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य, अब देखते हैं कहां से कहां तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कहाँ, जो वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात में है, कहाँ तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं। उस समय भी अशोक ने सारे ही क्षेत्र पर उनका शासन चलता था, और एक कानून, एक नियम, एक ही झंडे के नीचे सब कुछ था। इसलिए अशोक को सम्राट अशोक की संज्ञा दी गई है। और सम्राट इसलिए भी नहीं कहते कि भाई उन्होंने इतने क्षेत्र पर राज करते थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मानव कार्य किए। जैसे कि सबसे पहला अस्पताल जो बनाया था, और औषधि उद्यान, सबसे पहला हॉस्पिटल पशुओं के लिए और इंसानों के लिए किसने बनाया, अशोक ने। ये भी याद रखना, सबसे पहला हॉस्पिटल और औषधि उद्यान किसने बनाया था, अशोक ने। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, इसी वजह से उनको हम सम्राट अशोक बोलते हैं। ठीक है, कल्लड़ की रजतंगली से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कैसे चलता है पता कि अशोक का अधिकार जो था कश्मीर पर भी था। जो कल्लड़ थे ना, उनकी रचना थी रजत तरंगिणी, तो उससे हमें चलता है पता अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था। अब ये भी किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं, रजतंगली पूछे भी गए हैं, कल्लड़ किसकी रचना है, ये कल्लड़ की। और इसी से हमें चलता है पता कि अशोक का अधिकार वर्तमान कश्मीर पर भी था। और उन्होंने क्या किया, धर्मारण्य बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना भी करवाई थी। अशोकेश्वर नामक मंदिर भी बनवाया था उन्होंने वहां पे। ठीक है, चलिए, और 2 नगर है हमारे, जैसे कश्मीर में श्रीनगर है जो, जहाँ पे डल झील है, और नेपाल में देवपतनम। ये दोनों नगर किसने बसाए हैं, अशोक ने बसाए हैं। श्रीनगर और देवपतनम किसने बसाए हैं, अशोक ने। ठीक है, अब देखते हैं अशोक का धार्मिक जीवन। मैंने आपसे बताया था ना, अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध अनुयायी बन गए। कब बने थे, कलिंग युद्ध के बाद, जब इतने ज्यादा उन्होंने देखा नरसंहार हुआ, उसके बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उससे पहले क्या थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, हमें कैसे चलता है पता, उनको उपाधियां मिली हुई है बहुत सारे अभिलेखों में, देवना प्रियदर्शी, देवों का प्यारा। अब देव कहाँ थे, ब्राह्मण धर्म में थे। तो उससे हमें आइडिया लगता है कि अशोक जो थे बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ब्राह्मण धर्म को भी मानते थे। ठीक है, चलिए देखो, तरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक, उसके अभिलेखों में सर्वत्र से देवना प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक, हाँ, जिसका अर्थ क्या होता है, देवताओं का प्यारा, देखने में सुंदर। तो इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए, अब जैसे सिंगली अनुसूची है, जिसमें दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निर्गोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। अब एक तो बोलते हैं कि भाई कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, मन द्रवित हो गए, जान माल की हानि हुई। मगर सिंगली अनुसूची, जैसे जो दीपवंश और महावंश किससे संबंधित है, सिंगली अनुसूची, उनके अनुसार हमें चलता है पता कि उनके जो बड़े भाई थे अशोक के, जिनका नाम था सुमन पुत्र निर्गोध, के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। मतलब तरह तरह की चीजें हैं। सिंगली अनुसूची के अनुसार बड़े भाई से प्रभावित होकर, और ऊपर बताया था मैंने आपको कलिंग युद्ध के बाद, जान माल की हानि के बाद। ठीक है, उनका मन द्रवित हो गया था। और क्या नाम, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, ये याद रखना, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। ये इंपोर्टेंट है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, जो मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, ये सवाल पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए देखो, अशोक ने आजीविका को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम क्या क्या है, लोमर्स ऋषि गुफा, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी। अरे ये आजीविका बराबर की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, वर्तमान बिहार में है। ठीक है, जहानाबाद जिले में, बिहार में स्थित है बराबर की पहाड़ियां, जिनमें से 3 गुफाएं जो है ये कौन सी हैं, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी।
उसमें अशोक के अभिलेखों से संबंधित है। और चौथी गुफा है एक दूसरे राजा से संबंधित है, मगर ये बनाई किसने थी? अशोक ने। 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लोमड़ ऋषि गुफा, कर्ण चौपाट, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी। ठीक है, चलिए अब पूछते हैं कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा कब की? तो अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की थी? बोध गया की। ठीक है, और उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनीग्राम की। ये भी वही है, क्या नाम इसका, राज्याभिषेक के। 10वें वर्ष की थी बोध गया की यात्रा, और 20वें वर्ष की थी लुम्बिनी गांव की यात्रा। और लुम्बिनी गांव की यात्रा करने के बाद इन्होंने क्या करा? लुम्बिनीग्राम को करमुक्त घोषित किया, जिससे कि कर का 1/भाग ही वो लेते थे। देखो, लुम्बिनीग्राम को उसने करमुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 1/भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। ठीक है, किस गांव को? लुम्बिनीग्राम को। ठीक है, कौन से वर्ष गए थे यहाँ पे? 20वें वर्ष। ठीक है, चलिए एक भाबरू जगह है, भाबरू से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्ट से बुद्ध, धम्म तथा संघ का विभाजन करता है। मतलब अशोक की नीति क्या थी? बुद्ध और धम्म, संघ। और पता कहाँ चलता है? भाबरू के लघु शिलालेख से। क्या? बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, एक सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध होने का मैंने आपको बताया, एक तो अपने भाई से प्रभावित होकर उन्होंने किया, एक कलिंग युद्ध के बाद। अब प्रमाण कहाँ से मिले हैं हमें उसके? देखो, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिलता है? सारनाथ, सांची और कौशाम्बी। ठीक है, अब क्या हुआ? जब बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया, उसके बाद अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी, उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। आखेट क्या होता है? शिकार करना। अब बता, अब बौद्ध धर्म में क्या था? अहिंसा, परमो धर्म। ठीक है, उसके उन्होंने क्या किया? आखेट और बिहार यात्राएं रोक दी, उनके स्थान पर क्या प्रारंभ की? धर्म यात्राएं। वह महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थानों पर गए तथा उनकी पूजा की। जहां जहां महात्मा बुद्ध गए थे, अशोक ने उन स्थानों की यात्रा की। अब इसे पूछा गया जाता है कि उन स्थानों पर जाने का क्रम क्या था? ये आया हुआ सवाल है कि भाई अशोक ने जो जहां महात्मा बुद्ध गए थे, कहाँ कहाँ पे गए? अशोक किस किस क्रम में वहां पे गए? तो सबसे पहले अशोक कहाँ पे गए? बोध गया, फिर उसके बाद कुशीनगर, लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ और सबसे लास्ट में श्रावस्ती। अब याद रखने के लिए सबसे पहले याद रखना बोध गया। सबसे पहले कहाँ गए थे? बोध गया। और उसके बाद सबसे लास्ट में कहाँ पे गए? श्रावस्ती। ये आपको क्रम याद रखना है, ये पूछ लेते हैं कि भाई इनका जाने का क्रम क्या था। जहाँ पे जहाँ पे बुद्ध भगवान गए थे, तो अशोक उन स्थानों पर उनके जाने का क्रम क्या था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, अशोक के वहां पे जाने का क्रम, यात्राओं का क्रम, ये याद रखना। ठीक है, चलिए अब अशोक ने क्या क्या? बिहार यात्राएं रोक दी थी, धर्म यात्राएं शुरू कर दी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद तो उन्होंने धर्म प्रचारक भेजे अशोक। कहाँ कहाँ भेजे? देखो, महेंद्र और संघमित्रा, ये इनकी लड़की थी। कहाँ पे भेजी? श्रीलंका। महारक्षित कहाँ भेजे? यवन देश। मध्यम हिमालयवर्ती देश। महादेव महिषमंडल, जो वर्तमान का मैसूर है। ठीक है, ये भी याद रखना, मैसूर का पहला नाम क्या था? महिषमंडल। एक थे महाधर्म रक्षित, कहाँ भेजे? महाराष्ट्र। ठीक है, और सोना तथा उत्तरा कहाँ भेजे? स्वर्ण भूमि। ठीक, मध्यांतिक, कश्मीर तथा गांधार। ये टेबल आपको ऐसे ही याद करनी है। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका, महारक्षित यवन देश, मध्यम हिमालयवर्ती देश, महादेव महिषमंडल मैसूर, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, मध्यांतिक कश्मीर तथा गांधार। ये टेबल याद रखनी, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अशोक के द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। ठीक, चलिए अशोक का धम्म नीति क्या थी उनकी? अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। तो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए उन्होंने जो भी चीजें चलाई, उनको क्या बोलते थे वे? धम्म। ठीक है, धम्म क्या था? अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए उन्होंने जो नियम प्रस्तुत किए उसको बोलते हैं धम्म। अब धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतर है। ठीक है, संस्कृत भाषा का जो धर्म शब्द है, धर्म जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, उसी का प्राकृतिक भाषा में क्या है? धम्म। ठीक है, अशोक के धम्म की परिभाषा किससे ली गई है? राहुलो बादसुत। ये पूछ लेते हैं, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलो बादसुत। ठीक है, जो भी ये अंडरलाइन हो रहा है ये इंपोर्टेंट है। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलो बादसुत से। ठीक है, और अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या था? मतलब धम्म नीति थी उनकी, उसका मूल सिद्धांत क्या था? स्वनियंत्रण, आत्मनियंत्रण या स्वयं नियंत्रण। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है, जब ऐसे पूछेंगे अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है क्या है? स्वयं नियंत्रण। ठीक है, चलिए अब अशोक ने क्या क्या कि जो पहले बिहार यात्राएं होती थी, ठीक है, उनको उन्होंने धर्म यात्राओं में बदल दिया।
अब बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धम यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये सीधा सीधा सवाल ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने धम यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसकी जानकारी हमें कौन से शिलालेख से पता चलती है? कौन से? 8वें शिलालेख से। ठीक है, कौन से शिलालेख से? 8वें शिलालेख से। अब नेक्स्ट है, अशोक ने धम के प्रचार के लिए नियुक्त रज्जु को, जो अधिकारी थे उनके, प्रादेशिकों एवं युक्तों को यह आज्ञा दी कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दें। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया है। अनुसंधान क्या है? जो उनके अधिकारी थे, रज्जु, प्रादेशिक एवं युक्त, उनको कहा कि भाई हर 5वें वर्ष जाओ और राज्य का भ्रमण करो, ठीक है, और जनता को धर्मोपदेश दो। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसको क्या कहा गया है अभिलेखों में? अनुसंधान कहा गया है। मतलब उन्होंने अपने अधिकारी को कहा कि भाई 5वें वर्ष, हर 5वें वर्ष जाओ, राज्य की, अपने पूरे राज्य में यात्रा करो, लोगों को धर्म का उपदेश दो। तो इसको क्या कहा गया है अभिलेखों में? अनुसंधान। ठीक है, चलिए। अशोक ने धम्म के प्रचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका आदि देशों में दूत भेजे। अब ये सवाल ऐसे पूछ लेंगे कि भाई अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए किन किन देशों में अपने दूत भेजे? तो आपको याद रखना है सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक ही ऐसे पहले राजा हुए हैं जिन्होंने शिलालेख का प्रचलन किया। मतलब भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने किया। ये भी याद रखना, भाई पूछ लें कि भाई सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन किसने किया हमारे देश में? अशोक ने किया। और अशोक ने क्या किया? अशोक ने अभिलेख राज्य देश के रूप में जारी किए। जो अभिलेख थे उसमें ऑर्डर होता था राज्य देश की, भाई इस तरह की चीजें पालन करनी है। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक ही ऐसे पहले सम्राट हुए हैं, राजा हुए हैं जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। मतलब अशोक के जो अभिलेख थे उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक होता है शिलालेख। क्या होता है ये? इसको भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया शिलालेख को। पहला है बृहद शिलालेख, बड़े, दूसरा छोटे शिलालेख। ठीक है, शिलालेख, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। फिर क्या था? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख भी क्या होते हैं? दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ठीक है, चलिए एक होता है गुहालेख। ये गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। तो अशोक के अभिलेख 3 भागों में डिवाइड से हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख। गुहालेख जो होते हैं गुहा पता चल रहा है, गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। ठीक है, चलिए अब अशोक के जो बड़े शिलालेख हैं, बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। और ये कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 8 स्थानों से। कुछ जगह पर 7 स्थान भी बताए गए हैं किताबों में, मगर आपको ध्यान रखना है अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। कितनी है? 14 है। और कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 8 स्थानों से प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए अब कौन कौन से उनके शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए ये इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल देखो। सहवाजगढ़ी कहाँ से मिला है? पेशावर, पाकिस्तान से। ठीक है, पेशावर, पाकिस्तान। मानसेहरा, हजारा, पाकिस्तान से मिला है। ठीक है, कालसी, देहरादून, उत्तराखंड से मिला है। ठीक है, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात से मिला है। एक है धौली, पुरी, उड़ीसा में है, पुरी जगन्नाथ मंदिर वाला। धौली कहाँ से मिला है? उड़ीसा से, पुरी नामक स्थान से। जोगड़, गंजाम से एक जगह है उड़ीसा में, ये भी उड़ीसा से मिला है। एक है सोपार, ये थाने से मिला है, महाराष्ट्र में। ठीक है, एक एर्रेगुड़ी है, ये कुर्नूल, आंध्र प्रदेश से मिला है। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। एर्रेगुड़ी, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक है मास्की, ये रायचूर से मिला है, कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, एक है गुर्जरा, दतिया, मध्य प्रदेश में। एक है ब्रह्मगिरी, ये मैसूर, कर्नाटक से। फिर क्या है? भाबरू, बैराट, राजस्थान से। ठीक है, अहरोरा, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। ये जरूर याद रखना क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, मिर्जापुर से मिला है। अहरोरा, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। जटिंग रामेश्वर कहाँ से मिला है? कर्नाटक से। ठीक है, एक है सासाराम, नाम भी तो पता होगा, सासाराम, बिहार, सासाराम से भी मिला है। एक है राजल मुंडगिरी, ये कहाँ से मिला? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, एक है गोबी मठ कहाँ से मिला है? ये हमें मैसूर, कर्नाटक से। सारोमारो, मध्य प्रदेश से। ठीक है, निट्टूर, कर्नाटक से। उदेलगोलम, बेल्लारी, कर्नाटक से। सन्नाती, कर्नाटक से। सबसे ज्यादा कहाँ से मिले हैं? कर्नाटक से। अब ये भी याद रखना है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक का भारत में नहीं पाया गया है? कौन से नहीं पाए गए? 2 है, देखो ऊपर।
शहबाजगढ़ी और मानसेरा ये दोनों कहाँ से मिले हैं? हमें पाकिस्तान से मिले हैं, ठीक है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश से मिला कौन सा? अहरोरा मिर्जापुर, ठीक है, वो याद रखना। देखो ये रहा अहरोरा, कहाँ गया? ये रहा अहरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ये शिलालेख है, इंपोर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए और जो हमारे ये अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख है उनकी संख्या कितनी है? 7। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या है 7, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। बस आपको क्या याद रखना है? अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से। कुछ स्थानों पर हमारा बताया गया 7 स्थानों से। अब हमें क्या याद रखना है उसमें भी इंपॉर्टेंट, अहरोरा कहां से मिला है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। और 2 हमारे ऐसे हैं जो हमारे भारत में नहीं मिले, वर्तमान भारत में नहीं पड़ते, उस समय के उनके शासनकाल में वो एक ही जगह पे थे सब। कौन कौन से? शहबाजगढ़ी और मानसेरा, दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है ना। और 7 है जो भिन्न भिन्न 6 स्थानों से प्राप्त किए गए, ठीक है। जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख आदि, ठीक है। चलिए कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, अतः उन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम में अलग अलग रखा गया और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ और रुमंदी आदि स्थलों पर मिले हैं, ठीक है। जो भी ये 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम से अलग अलग रखा गया और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख हमें कहां से मिले? कुछ स्थानों से मिले हैं, सांची, सारनाथ और रुमंदी, ठीक है। चलिए जो अशोक के लघु शिलालेख स्तंभ लेख थे और गुहा लेख की, उनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी। क्या थी उनकी लिपि? ब्राह्मी, याद रखना है। लिपि क्या है? ब्राह्मी, ठीक है। केवल इनके दो अभिलेख ऐसे हैं अशोक के, जैसे शहबाजगढ़ी और मानसेरा, ठीक है। ये 2 अभिलेख ऐसे हैं जिनकी लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केवल 2 ही ऐसे हैं, बाकी इनकी लिपि ब्राह्मी थी अभिलेखों की, शिलालेखों की। और 2 ऐसे हैं शहबाजगढ़ी और मानसेरा, जो अभी मैंने आपको बताया वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। इनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी न होकर खरोष्टी। और एक खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाई से बाई ओर, जो हम अब लिखते हैं उसका जस्ट अपोजिट, दाई से बाई ओर लिखी जाती है, ये भी याद रखना। खरोष्टी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। और 2 ही अभिलेख इनके ऐसे हैं, शहबाजगढ़ी और मानसेरा, जिनकी लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जो अशोक थे उनके जो भी जितने भी अभिलेख थे सभी का विषय क्या था? प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक विषय था। जबकि उनका एक रुमंदी अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख है, उसका विषय आर्थिक था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जितने भी अभिलेख हमें मिले हैं, मगर उनका एक अभिलेख ऐसा है, कौन सा? रुमंदी अभिलेख, जो सबसे छोटा भी है। देखो सबसे यूनिक हो रहा है, सबसे छोटा अभिलेख अशोक का कौन सा है? रुमंदी अभिलेख। इसका विषय क्या था? आर्थिक, इकोनॉमिक्स से संबंधित था, और बाकी जितने थे उनका प्रशासनिक, ठीक है। चलिए अब ये भी पढ़ लेते हैं। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अब ये सवाल भी बन सकता है भाई, अशोक की रानी कारुबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में, ठीक है। इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों को रानी अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अशोक की रानी कारुबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कहां से चलता है पता है? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों से, ठीक। अब देखो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अब राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभ लेखों पर उत्कीर्ण है उन्हें क्या कहा जाता है? लघु स्तंभ लेख। क्या कहा जाता है? लघु स्तंभ लेख। अब ये गुहा लेख जो होते हैं, जो गुफाओं में उत्कीर्ण थे, गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है, ठीक है। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ लेख दिल्ली मंगवाई। किसने मंगवाई? ये पूछते हैं। मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसने मंगवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने मंगवाए थे? मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ के लेख दिल्ली किसने मंगवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। कहां से? मेरठ तथा टोपरा से, ठीक है। अब देखो इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। ये भी याद रखना, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है जो अभी भी इलाहाबाद में स्थित है, कहा था? ये पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। अब ये क्या है कि ये पूछेंगे कि इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कहां पर स्थित था? कौशाम्बी में, ठीक है। किसने इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया? जहांगीर ने। अब किसके शासनकाल में कराया? अकबर के शासनकाल में, ठीक है। चलिए याद रखना ये। एक है रामपुरवा अभिलेख जो चंपारण बिहार में स्थित है, ठीक है।
इसकी खोज किसने की है? कार्लाइल ने। पूछ सकते हैं भाई अशोक का रामपुरवा अभिलेख की खोज किसने की है? कार्लाइल ने। कौन सी ईस्वी में? 1872 ईस्वी में। कहां पर स्थित है ये रामपुरवा अभिलेख? चंपारण बिहार में। ठीक है। एक है लोरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। मोर का चित्र बना हुआ है। अब अशोक के किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? लोरिया नंदनगढ़। कहां पर स्थित है? चंपारण बिहार। सवाल कुछ भी बन सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए। एक है अशोक का सरेकुन्ना। सरेकुन्ना भी लेख कहां पे? कंधार में। ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक का अभिलेख, ये याद रखना, अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में हमें प्राप्त हुआ है? कौन सा? सरेकुन्ना, कंधार। इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अब जो अशोक के हमें 14 शिलालेख मिले थे, उसमें उनका विषय क्या था, मतलब उन्होंने क्या बताया गया है 14 अभिलेखों में, तो वो हम देखने वाले हैं। जैसे पहला शिलालेख था अशोक का, तो उसमें उन्होंने बताया कि पशु बलि की निंदा, मतलब पशु बलि नहीं देनी चाहिए। ठीक है, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। ठीक है, उनके बच्चे की तरह है। इसमें पहले शिलालेख में क्या बताया है? पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं एग्जामों में, ये पूछे जा सकते हैं। दूसरा शिलालेख था, उसमें क्या बताया? पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। मैंने आपको बताया था ना, पहला हॉस्पिटल और पहला औषधि उद्यान किसने? अशोक के द्वारा, पशुओं के लिए भी और मानव के लिए भी। तो दूसरे शिलालेख से हमें चलता पता पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य। ठीक है। चोल, पांड्या, सत्यपुत्र के एवं केरल की चर्चा। अब ये राजवंश है दक्षिण भारत के, ये दक्षिण भारत के राजवंश है। चोल, पांड्या, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र, चेर की चर्चा हमें ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई दक्षिण भारतीय राजा चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र की चर्चा का हमें कहां से चलता है पता? अशोक के दूसरे शिलालेख से। ठीक है, चलिए। अब देखिए तीसरा शिलालेख, राज के अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक, जो मैंने आपको बताया था, ये अधिकारी होते थे जिनको उन्होंने कहा था कि 5वें वर्ष जाओ और जनता को धर्म उपदेश दो, जिसको उसमें क्या कहा गया है? अनुसंधान शिलालेख में। तो तीसरे में चलता है पता, राज के अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिकों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश कौन से शिलालेख में दिया गया है? तीसरे शिलालेख में। ठीक है, अब देखते चौथा शिलालेख, धर्मचारण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष। धम्म के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें चौथे शिलालेख में। ठीक है, चलिए। अब है 5वां शिलालेख, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। धम्म महामात्र, जो भी इनके धम्म के बारे में बताने वाले अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति के विषय में हमें कहां से चलता है पता? 5वें शिलालेख से है। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी हमें कहां चलता है पता? 5वें, क्योंकि अशोक जो थे मौर्य राजवंश से संबंधित है। ठीक है, तो मौर्य समाज और उसकी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें कहां चलता है पता? 5वें शिलालेख से। ठीक है, एक है छठा शिलालेख। अब छठे में क्या बताया गया? इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या बताया था मैंने आपको भी? आत्मनियंत्रण या स्वयं नियंत्रण। तो किससे चलता पता हमें? छठे शिलालेख। इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, कोई प्रिविलेज नहीं है राजा के पास कि भाई नहीं राजा है कि कभी टाइम नहीं है, आप सुबह मिलेंगे जब मिलेंगे। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, छठा शिलालेख में हमें बताया गया है। एक है 7वां शिलालेख, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात। अब कोई किसी भी धर्म को मानने, डेमोक्रेसी जैसा हिसाब है, कोई किसी भी धर्म को मानने, 7वें शिलालेख में बताया गया सहिष्णुता की भावना, मेल भाव से अच्छे से रहो कि ये बौद्ध है, ये वो है, ये वो है, कुछ नहीं। 7वें में बताया उन्होंने सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही है उन्होंने। ठीक है। 8वां शिलालेख, सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख, बोध गया के भ्रमण का उल्लेख। जो सम्राट ने धर्म यात्राएं की थी अशोक ने, उसके बारे में हमें कहां चलता पता? कौन से अभिलेख से चलता पता? 8वें शिलालेख से चलता पता। और ये सवाल पूछ सकते हैं कि अशोक के बोध गया के भ्रमण का उल्लेख का वर्णन किया गया है, कौन से शिलालेख में किया गया है? 8वें शिलालेख में किया गया है। ठीक है, फिर है 9वां शिलालेख, धम्म समारोह की चर्चा, सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख। ठीक है, आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही पूछा जाता है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। भाई राजा और जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, हमेशा प्रजा के हित के बारे में ही सोचे, उसी बारे में कार्य करें। ठीक है, इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है। ये नहीं किसी की तारीफ पर ये गौरव बड़े सम्मान की, ऐसा नहीं है। हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचो, है ना। ये किसमें बताया गया है हमें? 10वें शिलालेख में। ठीक है, और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया, आत्मनियंत्रण और स्वयं नियंत्रण पर बल दिया गया है। कौन से शिलालेख चलता पता हमें? 10वें से। ठीक है, एक है 11वां शिलालेख, धम्म नीति की व्याख्या। भाई धम्म नीति क्या है, उनकी धम्म नीति, तो किससे चलता है पता हमें? 11वें शिलालेख से। ठीक है, 12वां शिलालेख, सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा। कहां से? 12वें शिलालेख से। सर्वधर्म संभाव मतलब वही सहिष्णुता का परिचय, सब आराम से रहो अच्छे से, कोई ऐसी वो नहीं। 12वें शिलालेख से चलता पता हमें सर्वधर्म संभाव और स्त्री महामात्र की चर्चा। ठीक है,
13वां, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है, पूछ कुछ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट सारे हैं, मगर बट मैं आपको वो बता रहा हूँ जो पूछा जाए, जैसे ये पूछा गया है, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन, ये इंपॉर्टेंट है कि कलिंग युद्ध के वर्णन का हमें किस शिलालेख से पता चलता है, अशोक के कौन से चलता पता है, 13वें शिलालेख से। पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी 13वें शिलालेख में किया गया है। अपराध करने वाली आठवीं जातियों का उल्लेख किया गया है। ये आठवीं जाति जो थी ना, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक फैली हुई थी। तो ये जाति जो थी अपराध करते थे, मतलब अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे ये आठवीं, और अशोक ने इनको दंडित भी किया है। ये भी हमें पता चलता है कि अशोक ने इनको दंडित भी किया था आठवीं जातियों को। किस शिलालेख में इसका उल्लेख है, 13वें शिलालेख में, ठीक है। अब लास्ट है इनका 14वां शिलालेख। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये भी। 13वां, ये पूछा कुछ भी जा सकता है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना, 2-4 बार पढ़ोगे याद आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब अशोक काल में क्या थे, जो भी उनका साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था, है ना। देखो, उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग प्रांत, दक्षिणापथ और प्राची मध्य देश, ठीक है। अब देखते हैं इनकी राजधानी क्या थी। पूछ सकते हैं, पहला सवाल ये बन सकता है कि अशोक का जो साम्राज्य था वो कितने प्रांतों में विभक्त था, 5 में। यह पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन साम्राज्य का प्रांत नहीं था। तो आपको ये 5 याद होने चाहिए, उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग प्रांत, दक्षिणापथ, मध्य देश या प्राची। इनकी राजधानी देखते हैं। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, मध्य देश या प्राची की पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। कितने साम्राज्य कितने राष्ट्रों में प्रांतों में विभक्त था, 5 में, और उनकी राजधानी ये थी, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अशोक का मूल्यांकन, ठीक है, कि भाई किस तरह का था, क्या था प्रशासनिक व्यवस्था, जो भी कुछ था, उनका मूल्यांकन क्या है, अशोक का मूल्यांकन। प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को महान सम्राटों में सबसे आगे रखा जाता है। ऐसे बहुत कम राजा हैं जिनके आगे महान लगता है, बताओ, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे कि एक सिकंदर हुआ है, या अशोक, और एक अकबर को बोलते हैं। अकबर का मुझे नहीं पता अकबर को क्यों महान बोलते हैं, बट अशोक को भी महान सम्राटों में सबसे आगे रखा जाता है। अशोक के शासनकाल में क्यों कहा जाता है, देखो, अशोक के शासनकाल में भारतवर्ष ने अभूतपूर्व राजनीतिक एकता और स्थायित्व का साक्षात्कार किया, ठीक है। राजनीतिक स्थायित्व और अभूतपूर्व राजनीतिक एकता और स्थायित्व का साक्षात्कार किया। राष्ट्रीय एकता की समस्या को उसने अत्यंत कुशलतापूर्वक हल किया तथा संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि तथा एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया, जो आज भी प्रासंगिक हो सकता है। बोलते नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें बहुत विरोध होता है कि नहीं नहीं नहीं, जो सोचते भी हैं, बहुत सरकारों ने सोचा लाए मगर अभी तक आ नहीं पाया यूनिफॉर्म सिविल कोड। सोचो उस टाइम पे भी अशोक के शासनकाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। राष्ट्रीय एकता की समस्या को देखो, उसने पूरे देश में एक भाषा, एक लिपि और एक ही प्रकार का कानून का प्रचलन करवाया अशोक ने, ठीक है। अशोक कला प्रेमी और कला का संरक्षक था, ठीक है। तो और बौद्ध परंपरा में उसे 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। कितने, ये पूछा जाता है कि बौद्ध परंपरा में अशोक को कितने स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान किया जाता है, 84,000 स्तूपों के निर्माण का, ठीक है। और 2 हमारे नगर हैं, जो कश्मीर में जो श्रीनगर और नेपाल में देवपतनम, ये दोनों नगर की स्थापना किसने कराई, अशोक ने, ठीक है। अपने 10वें धम्म अभिलेख में उसने कहा कि राजा की राजनीति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। मतलब किसी राजा का मूल्यांकन वो बोलते हैं अपने 10वें धम्म अभिलेख में कि भाई किसी राजा की ख्याति, एक ख्याति है, राजा की ख्याति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से। अगर प्रजा खुशहाल है, खुश है, अच्छी है, तो वही राजा बढ़िया है। और प्रजा दुखी है, वो कितना ही ज्यादा तरक्की कर ले, कितनी जगह पे कब्जा कर ले, कितना ही बड़ा राष्ट्र बना ले, उसकी प्रजा दुखी है, तो किस बात का राजा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला 10वें धम्म अभिलेख में कि राजा की ख्याति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है, ठीक है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया, ठीक है। और नेक्स्ट, ये अशोक प्रथम सम्राट थे जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज कराया। तो अशोक, सम्राट अशोक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके आगामी आने वाले पेपर पैट में, वो हमने यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो भी आपको कुछ कमेंट करना हो या कुछ क्वेरी हो, कुछ बताना हो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम जो आने वाले हैं अपना अगला टॉपिक लेके, वो है हमारा, देखो ये था हमारा मौर्य वंश, फिर हमारा गुप्त वंश। अब गुप्त वंश में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य,
समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है आपकी समुद्रगुप्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत। ये कोई गलत